बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। मेजर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स PMI डिस्क्राइब्स 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स। PMI हमने लास्ट टाइम भी देखा था इसको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से एक इदारा है जो आपको PMP सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू करता है। PMP का मतलब क्या है जी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ये सर्टिफिकेट्स इशू करता है एक इदारा, उसे कहते हैं PMI। तो अकॉर्डिंग टू PMI बेसिकली 3 तरह के मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है और नंबर 3 हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। प्रोजेक्ट चार्टर, इसके अंदर बेसिकली हमें अथॉरिटी मिल जाती है कि हम इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। फॉर्मली ऑथराइजेज द प्रोजेक्ट। नंबर 2 अगर बात करें प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट की, तो स्टेट्स व्हाट वर्क इज़ टू बी अकम्प्लिश्ड एंड व्हाट डिलीवरेबल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमने किस काम को मुकम्मल करना है और एट द एंड हमने किन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, हमारी जो डिलीवरेबल्स होंगी वो कौन सी होंगी। नंबर 3 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की अगर बात करें, स्टेट हाउ द वर्क विल बी परफॉर्म्ड। हमने जो डिलीवरेबल्स बनानी है, जो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करनी है, उसको किस तरह से हम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, वो काम सारे का सारा जो है किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। 1 बाय 1 हम इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी प्रोजेक्ट चार्टर है, द एग्रीमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। ये हमारा एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान कि हम कौन सी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को देंगे या कौन सी सर्विसेज जो हैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर को देगी। द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग एंड रिसीविंग द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट डिलीवरेबल है वो कौन सी होगी। तो ये पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। द पर्पज़ ऑफ द चार्टर इज़ टू पब्लिसाइज बोथ न्यू प्रोजेक्ट एंड द रोल ऑफ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर। बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर का जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, उसका मकसद या मतलब यही होता है कि आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है या फिर जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल होगा। इट्स अ क्विक रेफरेंस एंड ओवरव्यू ऑफ। अगर इसको कंक्लूड करें तो ये 3 बातें जो है इसकी समरी के अंदर आती हैं कि व्हाट द प्रोजेक्ट इज़ अबाउट, हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो किसके मुतल्लक है, वाई इट इज़ बीइंग कंडक्टेड, इसको करने का क्या फ़ायदा होगा, एंड द लास्ट वन हु इज़ इन्वॉल्व एंड टू व्हाट कैपेसिटी, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और उनकी लिमिट्स क्या होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ज़ाहिर सी बात है प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो इनिशियल फेजेस के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हमें वो अथॉरिटी मिलनी होती है कि हम इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और इस पे हम फ्यूचर पे काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बिगिनिंग पे आता है, अप्रूव्ड बाय द की स्टेक होल्डर्स। जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे ये उनके अप्रूवल के बाद ही आप इसको बनाएंगे। एंड इज़ अवेलेबल फॉर रेफरेंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। हमने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारे पास एक साइकिल है जिसको हम यूज़ करके पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करते हैं। तो ये ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारे लिए एज ए रेफरेंस भी हमारे पास अवेलेबल होता है।
It's a single consolidated source of information about the project in terms of the initiation, planning and provide information about the project scope, objectives, deliverables, risks and issues. ये बेसिकली आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो आपके प्रोजेक्ट की जो इनिशियलाइजेशन है, उसकी जो प्लानिंग है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. दूसरी बात, हमें ये प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में बताएगा, प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं उनके बारे में बताएगा, डिलीवरेबल्स, हमने जो चीज़ें कस्टमर को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है और क्या क्या रिस्क या इश्यूज हमें फेस करना पड़ सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे हम प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर डिफाइन कर लेते हैं. इट आउटलाइंस एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट विल एंड हाउ. ये बेसिकली कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा और उसको हम कैसे करेंगे. व्हाट द प्रोजेक्ट विल, कि प्रोजेक्ट होगा क्या, एंड हाउ, और उसको हम करेंगे कैसे. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आता है जी स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, अ फॉर्मल प्रोजेक्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट. इसके अंदर हम अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी डेफिनेशन करते हैं कि प्रोजेक्ट होगा क्या. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, इसके लिए मुकम्मल आपके जो काम की डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी इसके अंदर होती है. सेट द बाउंड्रीज कंडीशन, हर काम की एक लिमिट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कोर्स की बात की जाए तो आपके जी इतने आपके इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, इतने आपके कंपल्सरी कोर्सेज़ हैं, इतने आपके जी कोर कोर्सेज़ हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं आपके कोर्स से रिलेटिंग जो है वो कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस है. इसी तरह हर प्रोजेक्ट की जो है बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, तो वो भी हम जो है स्टेटमेंट ऑफ वर्क SOW शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे लिखा जाता है, उसके अंदर हम जो है डिफ़ाइन कर देते हैं. टिपिकली डेवलप्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट चार्टर, इसको हम प्रोजेक्ट चार्टर हमने पहले बात की, जो हमारे पास बिगनिंग के अंदर डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोजेक्ट चार्टर होता है. सेकंड नंबर पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है उसे हम नाम देते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ वर्क SOW. तो इसको ज़ाहिर सी बात है कि हम प्रोजेक्ट चार्टर के बाद ही बनाएंगे, लेकिन समटाइम टर्म SOW और प्रोजेक्ट चार्टर आर इंटरचेंजेबल. बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं. SOW की जगह पे प्रोजेक्ट चार्टर को यूज़ किया जा सकता है, प्रोजेक्ट चार्टर को SOW की जगह पे यूज़ किया जा सकता है. टिपिकली डन आफ्टर द अप्रूवल. जैसी बात है, आप SOW पे तब काम करेंगे जब आपको सीनियर मैनेजमेंट से, स्टेक होल्डर से अप्रूवल मिल जाएगी. इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द रेस्ट ऑफ द फॉर्मल डिटेल प्रोजेक्ट प्लान. नंबर 3 पे हमने बात की थी, हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान आएगा. तो ये जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है आपके प्रोजेक्ट की और डिटेल इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी जो है ये आपके प्रोजेक्ट प्लान के अंदर उसको ट्रांसफ़र करता है SOW. SOW के अंदर होता क्या क्या है. इट कंटेन्स द पर्पज़ ऑफ द स्टेटमेंट, कि आपकी स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है. द स्कोप स्टेटमेंट, आप जो काम, स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे है एज अ प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है. द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, एट द एंड आप जब उस सारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे तो आपकी जो डिलीवरेबल्स होंगी वो क्या होंगी, आपके प्रोजेक्ट के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. द कॉस्ट एंड द स्केड्यूल एस्टीमेट्स, आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसकी कास्ट एस्टीमेशन और स्केजुलिंग एस्टीमेशन क्या होगी, कि कितने बजट के अंदर आपका जो काम है वो सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होगा, और स्केजुलिंग कितने टाइम के अंदर और कितनी रकम के अंदर, कितना बजट है उसके अंदर आपका जो है वो सारा प्रोजेक्ट जो होगा. लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं. द चेन ऑफ कमांड, कमांड ऑफ चेन का मतलब, ये चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि कौन जो है वो किसको कमांड करेगा, कौन किसको ऑर्डर करेगा. सबसे पहले हमारे पास हमने बात की थी CEOs होते हैं, उनके बाद हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर है, एंड सो ऑन. हमारे पास ये पूरी की पूरी चेन जो है बनती रहती है. अजम्पशंस एंड एग्रीमेंट्स, जितने भी हमारे पास क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है कुछ हमें अजम्पशंस भी करनी पड़ती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर हम करेंगे. द कम्युनिकेशन प्लान, और जो पूरा आपकी पूरी टीम के अंदर एक आपकी पूरी टीम की हायरार्की के अंदर एक कम्युनिकेशन होगी, उसका जो प्लान है उसको भी हम SOW के अंदर ही बनाएंगे. ये सारा का सारा आपका SOW के अंदर ही आएगा.
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि SOW की एक टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट बेसिकली प्रोटोटाइप को कहते हैं कि कॉपी ऑफ समथिंग इज़ नोन एज टेम्पलेट। कि अगर मैं आपको जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जब कोई बंदा हमारे पास आता है फॉर द डेवलपमेंट कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप उसको प्रोटोटाइप दिखाएं। प्रोटोटाइप इसका मतलब क्या है कि आप उसको सैम्पल दिखाएं कि हमारे पास ये ऑलरेडी चीज़ है, आप इस तरह की बनवाना चाहते हैं। तो टेम्पलेट का मतलब क्या है कि ये कॉपी है, सैम्पल है। स्कोप ऑफ वर्क इसके अंदर सबसे पहली बात है कि डिस्क्राइब द वर्क टू बी डन टू डिटेल, कि आप डिटेल के अंदर ये बताएं कि आप जो काम करने जा रहे हैं। स्पेसिफाई द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व एंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क, कि आपके उस काम को करने के लिए किस किस हार्डवेयर और किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और उस काम की जो नेचर है वो क्या है। वो ऐप डेवलपमेंट के रिलेटिंग है, वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटिंग है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटिंग है, उसकी नेचर जो है वो किस तरह की है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ वर्क की, डिस्क्राइब वेयर द वर्क मस्ट परफॉर्म, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड वेयर द पीपल मस्ट परफॉर्म द वर्क। आपने वो लोकेशन भी बतानी है कि कहाँ पे वो सारे का सारा काम जो होगा। पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है जी, स्पेसिफाई व्हेन द वर्क इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एंड एंड, वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। आपने उस पूरे प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है आपने वो भी बतानी है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग के एस्टिमेटेड टाइम, कि इतनी देर तक ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो जाएगा, इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, एक वीक के अंदर इसके जो वर्किंग आवर है वो कितने होंगे। उसके बाद डिलीवरेबल स्केड्यूल है, लिस्ट स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, डिस्क्राइब देम इन डिटेल एंड स्पेसिफाई व्हेन दे आर डन। आपने जितनी भी डिलीवरेबल्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, और जैसे जैसे वो सारे के सारे मुकम्मल होते जाएंगे उनको अपने चेक करते जाना है, टिक करते जाना है, स्पेसिफाई करते जाना है कि ये वाले जो हैं हमारे पास हो चुके हैं और ये वाले बाकी रह गए हैं। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको जैसी बात है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ISO है जिसके स्टैंडर्ड्स को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, IEEE के स्टैंडर्ड्स को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इदारा है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो हम मोस्टली जो है कंपनीज इन्हीं के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके तो वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है मुकम्मल करते हैं। तो स्पेसिफाई एनी कंपनी एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दैट आर रेलिवेंट टू द परफॉर्मिंग द वर्क। आपके काम के मुतल्लक जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको फॉलो करें। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डिस्क्राइब हाउ द बायर्स ऑर्गेनाइजेशन विल डिटरमाइन इफ़ द वर्क इज़ एक्सेप्टेबल। आप अपने एंड से ये हिसाब लगाएं अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट कि ये वाली चीज़ें होंगी तो तब ये अकॉर्डिंग टू द यूज़र एक्सेप्टेंस है, बायर एक्सेप्टेंस के मुताबिक है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफाई एनी अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट। कोई ऐसी अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हमें चाहिए कि ये बंदा जो हमें चाहिए इस पे इसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये इस सर्टिफिकेट में होना चाहिए, उसके पास ये वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ में उसके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए, तो आप साथ में ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही था।